हम आज का टॉपिक भारत में निर्धनता। ठीक है, भारत में सामाजिक समस्याओं और उसके समाधान के संबंध में यूजीसी नेट, एमपीपीएससी और एमपी सेट में प्रश्न बनाए जा सकते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको फैक्ट पूछे जाते हैं, अप्लाइड प्रश्न बहुत कम आते हैं। चलिए आप लोग ज़रा मुझे बताइए, निर्धनता कहते किसको है? पता है आप लोगों को? किसी को एक बार मुझे बताएं ज़रा, निर्धनता किसे कहते हैं? अपने शब्दों सर, में व्यक्ति बताने की का प्रयास आय करिए। इतनी कम होती है, मतलब व्यक्ति की आय कम होने के कारण वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब, सही बता रहे हैं आप। हम ये बात कह सकते हैं कि निर्धनता या गरीबी वह एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम उपयोग है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में वो असमर्थ है, यानी आप ये कह लीजिए कि अभाव है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं कि यह निर्धनता है या गरीबी कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो आधारभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की या व्यक्ति की और उसको पूरा करने में वह असमर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक निर्धनता है। आप देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। अगर हम बात करें, निर्धनता का अर्थ है कि उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से जिसमें समाज का एक भाग जीवन, स्वास्थ्य एवं दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ होता है। बात वही है कि व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। तो हम आय को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये भी शब्द यूज कर सकते हो कि जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम उपयोग है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो भी हम बोल सकते हैं कि भैया वो निर्धनता है। बस अगर परिभाषा प्रश्न आता है, यही पूछा जाएगा आपसे। जब समाज का बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित होकर केवल निर्वाह स्तर पर गुजरता रहता है, तो उसे व्यापक निर्धनता कहा जाता है। अच्छा देखिए, अगर प्रश्न बन जाए कि व्यापक निर्धनता किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि समाज का वह बड़ा भाग जहाँ पर न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रह जाता है। जो न्यूनतम का मतलब होता है कि एक प्रकार से मिनिमम वाले जो जीवन स्तर है उसको पूरा करने में भी वो क्या है, वंचित है, तो उसको व्यापक निर्धनता का नाम देंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निर्धनता की रेखा। देखिए, हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में दो टाइप होते हैं, है ना। आप इनको टाइप कह लीजिए या उसका आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्लासिफिकेशन कह लीजिए, है ना। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों के अर्थों में। तो मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ कॉपी पर, ताकि पॉइंट टू पॉइंट अगर देखो नोट्स बनाओगे तो आप सब के लिए फ़ायदेमंद है ना। नोट्स आप सब के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आपने डेफिनेशन नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के बाद में आप थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम लोग। भारत में निर्धनता की जो सीमा का अनुमान लगाया गया है वो दो भागों पर लगाया गया है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो निर्धनता है, निर्धनता की जो रेखा है उसका क्लासिफिकेशन, पॉवर्टी लाइन क्लासिफिकेशन, तो मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट करिएगा। निर्धनता रेखा का वर्गीकरण, है ना, ये वर्गीकरण है। अब भारत में निर्धनता रेखा जो है, जिसको हम बोलते हैं गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा का मतलब गरीबी रेखा, मापने के लिए वैसे तो सरकार या और विशेषज्ञों ने अलग अलग मानदंड बनाए हैं, है ना। जैसे कि विधि के अनुसार हम सदा निर्धन और सामान्यता निर्धन में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना, कि भाई सदा निर्धन और सामान्यता निर्धन के रूप में। अच्छा, ये क्या होता है, थोड़ा सा जो दो शब्द आए हैं आपके लिए, एक इनको भी जान लेना ज़रूरी है। पेपर में अगर सवाल आ जाए कि भाई सदा निर्धनता क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई सामान्य निर्धनता क्या होता है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, बेसिकली जब हम सामान्य निर्धनता की बात करते हैं तो सामान्य निर्धन वर्ग के वे लोग आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं अनियत मजदूर, है ना। मजदूर क्या होते भाई, जिस दिन काम होगा, जिस दिन काम होगा उस दिन पैसे आ जाएंगे, और जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन पैसे नहीं आएंगे। तो ये सामान्यता निर्धन की बात करता है ना। सीधी भाषा में हम इन्हीं दोनों को
एक जब वर्गों को मिलाकर बोलते हैं भाई, अच्छा सदा निर्धनता का मतलब इनके पास पैसे आता ही नहीं, है ना, सदा निर्धनता का मतलब सिंपल शब्दों में। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों को अगर मिला दूं मैं, तो इनका एक नाम रखा गया, वह नाम रखा गया था चिरकालीन निर्धनता। अब ध्यान रखिएगा, चिरकालीन निर्धनता। तो पेपर में आपसे प्रश्न पूछे चिरकालीन निर्धनता, तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा कि सामान्य निर्धनता भी पॉइंट रहेगी और सदा निर्धनता की भी पॉइंट रहेगी, तो करेक्ट कर दीजिएगा। और यदि आपसे प्रश्न केवल सामान्य निर्धनता की बात करेगी तो आप मजदूर वाली बात करिएगा, और सदा निर्धनता वाली बात होगी तो आप सदैव जो उसको निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो यह एक ऐसा वर्ग है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन लोगों के बीच जो है झूलता रहता है। जैसे छोटे किसान हो गए, मौसमी मजदूर हो गए, ये प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार से चिरकालिक वाली निर्धनता है ना, चिरकालिक वाली निर्धनता होती है, इसको बोलते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा, अल्पकालिक निर्धनता। अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप केवल बातों को पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आते हैं, और इन्हीं पॉइंटों के सामने एक एक लाइन में आप लिख लीजिए, केवल समझ लीजिए कि किस तरीके से हम इसको समझे अपने शब्दों में। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने शब्दों में वहाँ पर मेंशन कर लीजिए कॉपी पर। एक शब्द आता है आपके सामने, अल्पकालिक वाला। देखिए दोनों शब्द जो हैं ट्रेडिशनल हैं और ये आते हैं। अल्पकालिक निर्धन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप लोग यही कहते हैं मुझसे कि वे लोग आते हैं जो अधिकांश समय में धनी ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश किसी कारण से कुछ समय के लिए निर्धन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, उन्हें गैर निर्धन कहा जाएगा। तो अल्प निर्धन की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से बात करें, वो धनी तो रहेंगे लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश, है ना, वो निर्धन हो जाते हैं, उन्हें अल्पकालिक कहेंगे। और जब बात आती है गैर निर्धन की, तो इस प्रक्रिया में आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, उस प्रक्रिया को गैर निर्धन का रूप दिया गया। अब हमारी बात चल रही थी गरीबी के क्लासिफिकेशन पर। तो जो है गरीबी की क्लासिफिकेशन में दो ऐसे शब्द आते हैं जो बड़े ही फेमस रहे हैं, है ना। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, भारत में निर्धनता की सीमा का अनुमान दो टाइप से लगाया जाता है। भारत में, बात को समझिए, निर्धनता की सीमा का, ठीक है, सीमा का अनुमान दो प्रकार से लगाए जाते हैं, बात सही है? बताइए, राजीव सर हैं? बताइए जगदीश सर, सही बात है? अब ध्यान से, अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक आपका आता है निरपेक्ष, और ये पेपर में आप लोग देखते हैं। आज आप लोग समझ लीजिए कि निरपेक्ष क्या होता है और सापेक्ष क्या होता है। हाँ, आज आप समझ लीजिए इन दोनों शब्दों जी सर। नहीं, निरपेक्ष को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, सापेक्ष को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। आप समझिए, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जिसको हम निरपेक्ष कहते हैं, है ना, मानो जब अपनी आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सहायता आदि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थ है। टोटली मिलाजुला के आधारभूत आवश्यकता, और आधारभूत आवश्यकता ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इस क्लास में जिसको मालूम नहीं है आधारभूत आवश्यकता क्या होती है। अब जी सर, प्राइमरी नीड्स। हाँ, यही आधारभूत आवश्यकता अगर जुटाने में वो असमर्थ है तो उसे निरपेक्ष निर्धन कहेंगे। मैं आपको बता दूं, भारत जैसा देश जहाँ निर्धनता बात करें तो बहुताया में पाया जाता है ना। और आपको बता दूं कि ऐसे देश में मुख्य रूप से निरपेक्ष निर्धनता की अवधारणा ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
यानी आप ये कह सकते हो कि भारत में गरीबी जो है निरपेक्ष निर्धनता की है, आप बोल भी सकते हो ये। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत में किस टाइप की निर्धनता है, तो निरपेक्ष टाइप की है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार बताइए क्या बात समझ में आई? सर एक बार और समझा दीजिए सर। जी सर। अच्छा, क्या इसका कॉन्सेप्ट समझाओ कि एग्जाम्पल? नहीं सर, ये एग्जाम सर निरपेक्ष और सापेक्ष में जो आपने अंतर बताया ना, वो सर किसे क्या मतलब? नहीं, अभी सापेक्ष के बारे में मैंने बात ही नहीं किया सर, अभी केवल निरपेक्ष की बात किया हूँ। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। मैं आपसे कहा कि मानव जब है अपनी कोई बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, लाइक मान लीजिए आप या मैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य इत्यादि की जो भी मेरी नीड है, मैं उसको पूरा करने में असमर्थ हूँ, तो मैं ये प्रक्रिया किस निर्धनता के अंतर आ जाऊँगा? मैं आ जाऊँगा निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आ जाऊँगा। और भारत में गरीबी बहुत रूप में, मतलब बहुलता के रूप में पाई जाती है, और यही रीज़न है कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो गरीबी है वो निरपेक्ष टाइप की है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहीं आप लोग 2-3 बातें और समझने का प्रयास करिए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। आपको बताऊं, देखिए, कुछ जो निर्धनता है उस निर्धनता के कुछ मापन किए गए हैं, कुछ मापन की विधियां आई, कुछ मापन की विधियां आई। क्वेश्चन में सवाल बनता है कि बताइए किस मापन के द्वारा क्या बातें कही गई हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मापन के प्रचलित विधियाँ, बात ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं सापेक्ष पे नहीं आया हूँ, बात ध्यान रखिएगा। मापन के कुछ प्रचलित विधियाँ हैं। अब ये जो प्रचलित विधियाँ हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। न्यूनतम कैलोरी मानदंड है, क्या है? न्यूनतम कैलोरी मापदंड है ना। आप ऑब्लिक करके ये भी कह सकते हो कि न्यूनतम उपभोग मापदंड है, ये भी बोल सकते हो, कैलोरी की जगह पे उपभोग भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बात कही गई कि न्यूनतम कैलोरी मापदंड के अनुसार किसी गांव की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो बताना चाहेंगे कुणाल जी कितनी कैलोरी की बात होती है न्यूनतम ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में? सर 2100 नहीं सर, 2400 ग्रामीण लेवल पे 2100 है। बिल्कुल 2400 जो कैलोरी है सर, 2400 जो कैलोरी है, ये ग्रामीण यानी गांव की बात की गई। और शहरी व्यक्ति के लिए क्या बात की गई? शहरी व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी बात की गई। और ये बात हुई न्यूनतम उपभोग प्रतिदिन मिलना चाहिए, और ये प्रतिदिन मिलना चाहिए, प्रतिदिन मिलना चाहिए। यदि इन दोनों ही व्यक्तियों को इस मापदंड से भी कम उपभोग मिलता है, तब उन्हें निर्धन या गरीब कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो बोलते रहते हैं ना आपके मित्र वगैरह कि भाई हम तो गरीब आदमी। अरे भाई गरीब कहाँ से हो गए? जब आप 2400 और 2100 कैलोरी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो गरीब किस लिए? तो व्यक्ति गरीब नहीं है फिर वो, है ना। तो याद रखेंगे, ये आपकी एक मापन है। अच्छा, किसके अनुसार है ये भी बताता हूँ। तो ये, अच्छा, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको आप नोट करके ही रखिएगा, क्योंकि IMP कर लीजिएगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा सामने। अब देखिए, आपको बताऊं, भारतीय योजना आयोग के अनुसार, थोड़ा सा नाम भी नोट करते रहिएगा साथ साथ, भारतीय योजना आयोग के अकॉर्डिंग अनुसार जो न्यूनतम कैलोरी है, ठीक है, जो न्यूनतम कैलोरी मापदंड है, उसके अंतर्गत कहा गया 2400, उसी के अनुसार है। और 2100 ये गांव की, और 2100 जो कैलोरी है वो शहर की। तो अच्छा, यही न्यूनतम कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करना माना जाता है। और इसी विधि को सबसे पहले अगर किसी ने दिया है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर सबसे पहले किसी ने दिया है,
तो सन 1989 में लकड़ावाला समिति ने दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ? एक बार बताइए। ये जी सर। यस सर। ये निरपेक्ष निर्धनता के अंतर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़िए। अभी इसमें मैं दूसरी मापन की बात करता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी समितियाँ वगैरह हैं, उनकी आलोचना करने वाले भी कई लोग थे। लेकिन 2003 में क्या हुआ समझिए, आलोचना की हुआ। और उस समय 2004 और 5 में सुरेश तेंदुलकर समिति आई। क्या आई? समिति आई। और इन्होंने नए सिरे से न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पे बताया। अब सुरेश तेंदुलकर की समिति क्या बताया? व्यय, एक्सपेंसेस, व्यय मतलब खर्च के अनुसार बताया। कैसे? आप समझिए। इनका कहना ये था कि निर्धनता गांव के व्यक्ति के लिए उपभोग जो व्यय होगा, गांव के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गांव ग्रामीण के लिए जो न्यूनतम उपभोग व्यय होगा वो 27 रुपये प्रतिदिन होगा। 27 रुपये प्रतिदिन होगा। बात आई फिर शहर की, और शहर की बात की गई तो 33 रुपये प्रतिदिन हुआ उपभोग व्यय के आधार पे। अब इन्हीं दोनों के आधार पे बोला गया कि अगर इतना नहीं है, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, इसमें हुआ संशोधन। भाई महंगाई बढ़ी, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो 2012 में हुआ बदलाव। ये बात थी 2004-5 की। अब देखिए 2012 में क्या बदलाव आया। अगर पेपर में सवाल कहेगा 2004-5 का बताइए तो वो बता दीजिएगा 27 दिन वाला, 33 रुपये वाला, 27 रुपये 33 वाला। और यदि 2012 के अकॉर्डिंग बात आएगी तब आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये 2012 का जो अकॉर्डिंग बनाया गया, ये बेसिकली योजना आयोग का था। ये किसका था? योजना आयोग का था। बात को समझिए, 2012 वाला। इसमें भी न्यूनतम उपभोग व्यय के बारे में ही बात की गई, परंतु तेंदुलकर समिति के आधार को सही मानते हुए योजना आयोग ने उसी के डेटा को सुधार करते हुए कहा कि ग्रामीण में, क्या बोला? ग्रामीण में 32 रुपये प्रतिदिन और शहर में 47 रुपये प्रतिदिन। बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है ये। न्यूनतम उपभोग व्यय को गरीबी रेखा का आधार माना जाएगा और यही निर्धनता का मापन होगा। तो मैंने अभी आप लोगों से तेंदुलकर समिति के बारे में, योजना आयोग के बारे में, साथ ही साथ मैंने आप लोगों से भारतीय योजना आयोग के अकॉर्डिंग और मापन न्यूनतम कैलोरी, और साथ ही साथ मैंने निरपेक्ष निर्धनता के बारे में जिक्र कर दिया। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग सापेक्ष निर्धनता के बारे में। स्पष्ट हो गया तो बताइए। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लीजिए, समय यही है पूछने का। किसी को कोई डाउट है? सर ये नो सर, ग्रामीण क्षेत्र में 2012 में कितना बताया है? 2012 में ग्रामीण में मैम 32 रुपये। जी सर। ठीक है। शहर में 47 रुपये। चलिए अब एक बार ध्यान से सुनिए सापेक्ष निर्धनता के बारे में। आपने, अच्छा, जब मैं मूलभूत आधार बोल रहा था तो आप कह रहे थे कि निरपेक्ष है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सापेक्ष निर्धनता के बारे में। तो आप ध्यान रखिए, जब निर्धनता की कंपेयर किया जाए यानी तुलना की जाए तो अन्य देशों, राज्यों या व्यक्तियों की निर्धनता से होती है, तब वह सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। बात ध्यान रखिएगा, सापेक्ष निर्धनता होगी अन्य देश से, देश, राज्य, जिला कहना चाहो तो जिला कह लो, थोड़ा छोटे लेवल पे आ गया, परंतु जिला में बहुत कम आता है। राज्य, देश काफ़ी फेमस रहा है। तो जब हम कंपेयर करें, तुलना, तो देश और राज्य को ध्यान में रख कर करें।
तो वो क्या कहलाती, सापेक्ष निर्धनता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अमेरिका, यूके, जापान, है ना, आदि देशों की तुलना में भारत के प्रति आय व्यक्ति बहुत कम है। बात मानते हो, सही या गलत, बताओ। सही है सर। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग सापेक्ष रूप से निर्धन है, ये भी कहना उचित रहेगा। भारत के लोग जो हैं सापेक्ष, अच्छा किसके सापेक्ष है? सापेक्ष है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान के, है ना। जो भी कंट्री, मैं केवल इन्हीं की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी कंट्रीज वगैरह जो आती हैं उसको जिक्र होता है। तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सापेक्ष निर्धनता का आकलन 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के मध्य किया जाता है। इसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आकलन करके देश की निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है, उसको सापेक्ष निर्धन कहते हैं। और निरपेक्ष निर्धन में जहां व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसको निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए एक बार। जी सर। जी जी, क्या बताइए, क्या कह रहे हैं आप? जगदीश जी कुछ कह रहे थे आप? चलो नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये निर्धनता के रेखा है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है। अब बात करेंगे निर्धनता के कारण को लेकर। केवल आप ना समझे पॉइंट को, बस निर्धनता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ तो बेसिकली 2 बिंदु पर रखा गया है। एक कहा गया कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम निर्धनता को बता सकते हैं कि एक रीज़न है। दूसरा हम कह सकते हैं आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता को बताएंगे तो वो कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का रीज़न है ना। तो कई चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर देखने को लेकर हमें। तो इस तरीके से अगर हम जिक्र करें तो 1 मिनट यहाँ से देखिए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता का रीज़न कैसे बन सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है और जिसमें निकट भविष्य में बेहतर संभावनाएं विद्यमान है, परंतु समाज में प्रत्येक वर्ग तक आर्थिक प्रगति के लाभ न पहुंचाना भारत में निर्धनता का मूल कारण है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में निर्धनता को निम्नलिखित कारणों से पहचाना जा सकता है। तो कई रीजंस यहाँ पे आए, जिसमें से एक रीजंस इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर की बात किया है ना, राष्ट्रीय आय को लेकर निम्न स्तर पर इन्होंने जिक्र किया है एक पॉइंट में। आप चाहो तो इसको बता भी सकते हो, कैसे? आप देख सकते हैं कि भारत में कुल राष्ट्रीय आय भारत की जनसंख्या की तुलना में अत्यंत कम है। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की प्रति आय जो है निवल राष्ट्रीय आय, अब अगर मैं आपसे जिक्र करूं यहाँ पे तो आप, ये बहुत पुराना डेटा है ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, परंतु मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा आप ये ध्यान रखें कि भारत में निर्धनता का कारण पूंजी निर्माण है। आय को मतलब पूंजी निर्माण से रिलेट मैंने करके बता रहा हूँ आपको। अब पूंजी निर्माण के निम्न स्तर का होना भी माना जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ लोगों की आय निम्न होने की वजह से बचत की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो कुछ बचत हो भी जाए तो उसे अचल संपत्ति में व्यय कर दिया जाता है, जो संपत्ति है आपके पास, जिससे उद्योगों के लिए पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या पूंजी की कमी को भी बता सकते हो यहाँ पर एक प्रकार से, है ना। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की भी जब बात होती है हमारे सामने, तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि एक प्रकार की निर्धनता है, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। बात समझ में आई? जो निर्धनता को बताता है, जो निर्धनता को बताता है। तो राष्ट्रीय आय औसतन बात करें 60% से कम है तो व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि माध्य निकालने का तरीका है भाई कि यानी 101 लोगों में 51 व्यक्ति यानी 1 अरब
लोगों में 50 करोड़वें क्रम वाले व्यक्ति के जो औसतन आय माना जाता है वह निर्धनता रेखा के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कई रीजंस होते हैं, कई जो है रेखाएं बनाई गई हैं, कई अनुमान या काल्पनिक चीज़ें की गई हैं, उसको रिप्रेजेंट, यहाँ पे डेटा बदलता रहता है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है ये। बट याद रखें, अगर आय कम होगी राष्ट्रीय स्तर पे तो एक प्रकार की निर्धनता मानी जाएगी। इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। बस आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जनसंख्या के अधिक दबाव के बारे में, है ना। अब देखिए, भारत अर्थव्यवस्था लगभग 125 करोड़ की विशाल जनसंख्या का दबाव है। अब हालांकि इससे ज़्यादा हो गया है, 130 करोड़ हो गई है ना। तो भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के कारण पिछले कई वर्षों में मृत्यु दर की कमी और जन्म दर के लगभग स्थिर भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, चेंजेस, परिवर्तन हुआ है। अब इसमें ये डेटा नहीं पूछा जाता। आप सोचो कि ये डेटा हमें याद करना है, नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है डेटा को। बट आप ये जरूर कह सकते हो कि जनसंख्या का अधिक दबाव भी एक प्रकार से निर्धनता का रीज़न बना सकता है, कारण बना सकता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बात स्पष्ट हो रही है ना? जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। तो एक प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत की जनसंख्या लगभग 2.6 प्रति हजार की दर से बढ़ती है, लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ती है उसी गति से उत्पादन और साधन की मात्रा में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती। और जब नहीं होती तो जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार का रीज़न है जिससे संपूर्ण देश का आर्थिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। साथ ही मांग और पूर्ति की असंतुलन का जो परिणाम स्वरूप कीमतें होती हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, जिस कारण लोगों की क्रय शक्ति घटने लगती है और लोग ऐसी स्थिति में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो गरीबी रहकर जीवन यापन करने लगते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया है ना। आगे बात करते हैं मुद्रा जो है स्फीतिकारी जाल। इसका मतलब एक प्रकार से अगर हम जिक्र करें आप लोगों से तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होने को बताया गया है। मुद्रा स्फीति कहलाता है। तो यानी जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में निरंतर अगर वृद्धि होती जाएगी तो ये मुद्रा स्फीति कहलाएगा। वस्तु मतलब जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी टमाटर हो गया, प्याज हो गया, है ना। इस समय फ्रिज, कूलर, एसी जो भी है उसका रेट बढ़ जाता है। इन कीमतों में जो निरंतर कंटिन्यूस तरीके से बार बार वृद्धि होती जा रही है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए पेट्रोल होगा, सॉरी गैस सबसे बढ़िया होगा, गैस है कि नहीं? जी सर। 1100 रुपये का हो गया सिलेंडर। कितना हो गया है? 1100 सर, आज लिया है। 1180 है कि 1100? सर 1105। अच्छा 1105। चलो तो ये देख लो, है ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है 405 रुपये में भी मिला था एक बार, मुझे याद हाँ है। सर। हाँ 405 रुपये में। आज देखो कहाँ, अभी ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, ये दिल्ली की बात। तो ये है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। चिरकालिक बेरोजगारी क्या होती है? अब देखिए थोड़ा सा, सर जो लंबे समय तक रहे, लंबे समय से। दीर्घकालिक। अभी आपने देखा और उसी के आधार पे बनाया है, बहुत बढ़िया। हालांकि बेरोजगारी की अगर मैं बात करता हूँ तो बेरोजगारी भी कई टाइप की होती है ना। बेरोजगारी का अगर आपसे मैं परिभाषा बताऊं तो आप यही कहेंगे कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। कहने का भाव मेरा ये है कि बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आज के समय में, और बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य और इच्छुक हैं फिर भी वो काम से एक प्रकार से वर्जित है। और सबसे बढ़िया, आप लोग अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता बेरोजगारी के बारे में, है ना। बेरोजगारी क्या होती है? तो जब एक व्यक्ति जो काम करने के योग्य है और काम करना चाहता है उसे देश में प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना मिलने की अवस्था में बेरोजगार का हम परिभाषा के रूप में परिभाषित कर देते हैं। सर
पहले तो गांव में शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती थी, अभी तो गांव में भी शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में अगर मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल में अगर आपकी नौकरी लग गई आप सबकी, तो समझ लीजिए कि आप लोग बड़े लकी पर्सन है ना। जी सर। और लग गई 2 से 3 साल बाद में बड़ी दिक्कतें, इतने MSW के स्टूडेंट, BSW के स्टूडेंट, और जितने MSW की वैकेंसी आती है तो उसमें भैया डाल देंगे सोशोलॉजी वाले को भी, उसमें डाल देंगे, अभी MPPSC मानव शास्त्र को भी डाल दिया है ना, अदर लोगों को भी डाल देते हैं उसमें। जी सर, अदर वालों को भी ले लेते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए सर, ऐसा सब्जेक्ट करेंगे। जिसका है उसी को डलवाना चाहिए सर। बिल्कुल, तो यही चीज़ है ना। अब हमारे कहने से और आपके कहने से परिवर्तन इतना हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या करें, जो समस्याएं हैं सामने उसको तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, है ना। बात करते हैं चिरकालिक बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी का एक टाइप होता है ना, एक टाइप होता है। जैसे आपको बता दूं, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, आपने भी बताया है मुझे, शिक्षित बेरोजगारी वो भी एक टाइप है ना। ग्रामीण क्षेत्र पे अगर मैं बात करूं बेरोजगारी के बारे में, तो बेसिकली मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी, कई टाइप की बेरोजगारियाँ हैं, कई टाइप की बेरोजगारियाँ हैं। तो यहाँ आप देखिए जरा कि चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार, भारत में चिरकालिक और अल्प रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी, बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। हम किसको कह सकते हैं छिपी और अदृश्य बेरोजगारी? सर कृषि में, कृषि को, बिल्कुल हम उसको कृषि को रिलेट करा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात। आपको बता दूं, जब शहरों के क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी तक की स्थिति पाई जाती है तो बेरोजगारी की वह समस्या निर्धनता का मुख्य कारण बन जाती है। और ये जरूरी नहीं केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही ये बेरोजगारी हो, शहर में भी बेरोजगारी है, गांव में भी बेरोजगारी, दोनों लिखा भी है। अगर ग्रामीण को रिप्रेजेंट करना है तो कृषि को रिप्रेजेंट कर लो, शहर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार। अब हालांकि आपने भी बताया है कि आजकल ग्रामीण में भी हो रहा, बात ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लेकिन हमें पता होना चाहिए मुख्य भूमिका जो है। सर इसमें मौसमी बेरोजगारी भी आएगा ना? हाँ, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, कृषि को ही रिलेट कराता है। बेसिकली अनेक व्यवसाय, जैसे कि मैं कहूँ अगर वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाए तो भाई कुछ नहीं मिला, तो अनेक व्यवसाय तो होते हैं ना, क्योंकि जिसमें वर्ष भर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो श्रमिकों को जो है अधिक आवश्यकता होती है, तो कभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जैसे चीनी उद्योग नवंबर से मई तक चलता है ना, मौसम हो रहा नहीं हो रहा है। उन उद्योग सर्दियों और बर्फ़ में चलता है कि नहीं, सर्दियों में चलता है। बर्फ़ उद्योग भी गर्मियों में चलता है, बर्फ़ का उद्योग, है ना। कृषि की फसलें हैं वो काटने के समय अधिक मजदूरी की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मौसमी बेरोजगारी को रिप्रेजेंट करने लगता है ना। ये भी चीज़ें आपकी आती, मौसमी बेरोजगारी भी होती है, करेक्ट है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारत में वर्ष 2016 में बेरोजगारी की जो संख्या है वो उन्होंने 17.7 मिलियन थी, ये जिक्र किया गया था 2016 में। अब तो और बढ़ गया हो, बहुत बेरोजगारी है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पूंजी की अपर्याप्तता क्या होती है? बात वही है, मैंने बताया, तीव्र आर्थिक स्थिति की और निर्धनता के अस्थायी समाधान के लिए पूंजी की अपर्याप्तता भी उपलब्धता के लिए आवश्यक है। परंतु भारत में पूंजी स्टॉक और पूंजी का निर्माण की जो दर है बहुत कम है, तो पूंजी की कमी से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति निम्न रोजगार स्तर और उच्च निर्धनता के स्तर को जन्म देने लगती है। तो पूंजी की कमी, उत्पादन क्षमता का निम्न स्तर, रोजगार का निम्न स्तर, निर्धनता का उच्च स्तर, ये भी एक प्रकार की बताने लगता है पूंजी की अपर्याप्तता भी। पुरातन, एक प्रकार से जो पुरातन सामाजिक संस्थाओं को बात की जा रही है, ये प्राचीन, आप रिलेट करा सकते हैं प्राचीन चीज़ों को, है ना, उसको रिलेट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, कैसे इसके बारे में अगर आपको बताना है तो किस तरीके से आपको बताना होगा?
भारत की सामाजिक संरचना पुरातन परंपराएं की भी कुछ सीमाएं तक निर्धनता को जन्म देती है। जाति प्रथा, जाति आधारित व्यवसाय, परंपरा, संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार के नियम अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं परंपराएं वगैरह जो हैं, जाति प्रथा वगैरह जो हैं, वो भी एक प्रकार से निर्धनता का ही कारण बन जाती है ना। निर्धनता का ही एक प्रकार से वो रीज़न बन जाता है, कारण बन जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आधारित संरचना का अभाव है ना, मतलब अगर हम आपसे बात करें तो कहीं ना कहीं जो संरचनाएं हैं, जो संसाधन वगैरह हैं, एक प्रकार से उसका अभाव होने लगता है, तब हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी निर्धनता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि निर्धनता बेरोजगारी की अस्थायी समाधान की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, यातायात, संचार जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है और इन सुविधा तक सबकी सार्वभौमिक पहुंच से लोगों को जीवन स्तर में सुधार भी आता है। परंतु ऐसा ना होने पे, उसके कमी होने की वजह से क्या हो जाता है, एक प्रकार से बेरोजगारी फैल जाती है, सॉरी निर्धनता आ जाती है। एक है आय के जो है असमान वितरण की बात करता है, आय की असमान वितरण है। निर्धनता के पैमाने की बात करें, थोड़ा 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो एक पैमाना है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, है ना। सन 1996 में 1996 में मानव विकास रिपोर्ट में मानवीय वांछना के एक नए बहुआयामी निर्धारक कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर को प्रस्तुत किया गया था। CPM कहते हैं इसको। मानव क्षमताओं पर केंद्रित था, जैसा कि मानव विकास सूचकांक भी करती है। यह लोगों की क्षमताओं के औसत स्तर का परीक्षण नहीं करती है, बल्कि ऐसे लोगों के प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें आधारभूत और न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी क्षमताओं का अभाव होता है ना। तो लोगों को आय निर्धनता के स्तर से ऊंचा उठाने और सशक्त मानवीय विकास के लिए निरंतरता के लिए आवश्यक होता है। तो वहाँ पर वो प्रक्रिया क्या बन जाती है, एक प्रकार से कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर की बन जाती है ना। तो यह भी एक प्रकार का रीजंस हमें दिखाने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। अब देखिए निर्धनता को दूर करने का, अच्छा कारण आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर रीजन समझ में आ गया, एक बार बताइए, फिर मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूँ ताकि आप समझ लो। हाँ सर। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, पूंजी की कमी। और पूंजी की कमी आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं। देखिए आप ना निर्धनता की बहुत सिंपल वो रीज़न पूछा है, कारण पूछा, तो आपको सबको पता होना चाहिए। देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय की जो नीचे होने का कारण है वो बचत और पूंजी का स्तर नीचे, इसलिए पूंजी की कमी पहला। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या में वृद्धि। वेरी गुड, ये बात आप कह सकते हैं। पूंजी की कमी, जनसंख्या में वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि भी बोल सकते हूँ। जी सर। बिल्कुल बोल सकता हूँ, बेरोजगारी में भी वृद्धि, है ना। निम्न पूंजी निर्माण की भी बात कर सकता हूँ, निम्न पूंजी निर्माण। जी सर। और कार्य कुशलता की कमी भी कह सकता हूँ मैं। हाँ सर। कार्य कुशलता की कमी भी। आगे उसके बाद अच्छा एक ये भी बोल सकते हो, बुरी आदतें। अच्छा जानते हैं कैसे? किसी भी व्यक्ति अथवा समाज में बुरी आदतों का होना उस व्यक्ति या समाज के पतन का कारण बन जाती है। जी सर। भारत जैसे देशों में बुरी आदतों के भंडार है। जुए की आदत होना, आजकल तो आप ऐड आने लगे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ऐड में अगर हम बात करें तो क्या बोलते उसे, पान पराग है उसका भी होता है, ऐड होने लगा। और आपको बता दूं लूडो वगैरह का ऐड करने लगे हैं लोग, ड्रीम 11 का ऐड करने लगे हैं लोग, है ना। ये क्या है, ये भी एक प्रकार की तो बुरी आदतें हैं, लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं, वो सेलिब्रिटी लोग कर रहे हैं। जी सर। है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, आम आदमी करे। अब इन महान भाव को कौन समझाने जाए भाई, इससे समाज को बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस पर,
है ना। और उनका क्या जा जी रहा है, सर। उनका कुछ नहीं जा रहा है। जो बच्चे की आदत बन जाए, उसके पेरेंट्स से पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है, जिसके अंदर वो हैबिट बन गई। कई मतलब मेरे जानकार में एक लोग हैं भी, उन्होंने लगभग 1.25 लाख रुपए तक लगभग उन्होंने लुटा दिया भाई। मीडियम क्लास के हाँ लोग सर, मेरे उसमें भी सर यार दोस्तों में सर। हाँ, तो भाई गरीब या मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है जी कि सर। ये चीज़ें भाई लॉटरी थोड़ी लग जाएगी कोई चीज़ें की। लेकिन ये गलत चीज़ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए, है ना। तो जुए की आदत हो सकती है, सट्टेबाजी हो सकती है, वैश्यावृत्ति हो सकती है, नशेबाजी हो सकती है ना। इसके परिणाम स्वरूप इन आदतों के चलते व्यक्ति हमेशा निर्धनता की नदी में डुबकी मारता रहता है ना। ये आप कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो कृषि की पिछड़ी अवस्था भी है। कृषि की पिछड़ी अवस्था, अच्छा, पिछड़ी अवस्था का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है ये। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बात आप जानते हैं। इस देश की लगभग 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर कर, लेकिन बड़ा चिंता का विषय बन गया है अब, है ना। यहाँ की कृषि अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में है। जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो नीचा बना रहता है, और इसी के परिणाम स्वरूप निर्धनता की जो स्थिति है वो लगातार देश में बनी रही है ना। तो कृषि की पिछड़ी अवस्था भी, संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, समय पर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, इतनी महंगाई आ गई है कि लोग जो भी उसके लिए मटेरियल्स होते हैं डालने के लिए, खाद्य वगैरह पदार्थ, वो डाल ही नहीं पाते, इतनी महंगाई आ गई है ना। और सूखा पड़ जाए, पानी गिर जाता है, बारिश हो जाता है। अभी देखिए इस तो समय बारिश ने सारी कृषि खराब कर दी अभी। तब अभी गेहूं की कटाई थी, है ना। हरियाणा वाले से पूछो, जो हरियाणा के रहने वाले होंगे उनके ऊपर क्या बीती हुई, है ना भाई। जिनकी बड़ी बड़ी खेती है पंजाब वाले के पास, हरियाणा वाले के पास, है ना भाई, बारिश होने से क्या होता है, मौसम की वजह से सारी फसल जो होती है खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक आता है साक्षरता की कमी, है ना भाई। भारत जैसे देश में निर्धनता का कारण उसमें व्याप्त साक्षरता भी शामिल है। भारत में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की सुविधाओं की भारी कमी है, जिस कारण यहाँ के उद्योगों और कारखानों में जो अच्छे और कार्यकुशल श्रमिक नहीं मिल पाते हैं। और यही सच्ची मतलब एक कड़वा सच भी है कि कुशल और तकनीकी श्रम के बिना आर्थिक विकास संभव ही नहीं हो सकता है, बल्कि निर्धनता बनी रहेगी, है ना। जी सर। तो जाहिर सी बात है, साक्षरता की कमी तो है ही है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक अस्थिरता, ये तो आपको क्या बताया जाए, है ना। बड़ी ही खराब कंडीशन इस समय चल रही है इसकी राजनीति की। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल भी निर्धनता का लगातार एक प्रकार से अगर हम बात करें बढ़ावा देता है ना। जिससे चारों ओर असंतोष, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिलता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, जिस कारण लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है, जिसका परिणाम यह होता है कि देश में निर्धनता फलती फूलती रहती है। राजनीतिक अस्थिरता भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। जी सर। हम एक ये भी बोल सकते हैं जैसे कि अगर ब्रिटिश दास्ता जानते हो क्या होता है, ब्रिटिश दास्ता भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। ब्रिटिश दास्ता भी हो सकता है रीज़न, बट कैसे, देखिए भारत की निर्धनता का कारण यहाँ एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का बने रहना, है ना। विशेष रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश शासन में भारत को कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात बनाए रखना, इससे कृषि की आधुनिकीकरण की ओर ध्यान ना देकर अपने निहित स्वार्थ के लिए औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में कृषि का स्तर पिछड़ रहा है ना। तो संपूर्ण देश की बात करूँ मैं, और निर्धनता चारों ओर फैल गई है। तो जो दास्ता है अपने देश की, ब्रिटिश दास्ता मैंने बात किया दास्ता को लेकर, जो दास्ता शब्द है वो बेसिकली हर जगह की बात है, हर जगह की दास्ता शब्द को रिलेट कर सकते हैं। अपने देश में तो ब्रिटिश दास्ता ही लिखेंगे आप लोग, है ना। तो रीज़न कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि यही रीज़न होता है। रीज़न से भी हो सकता है कृषि संसाधनों का जो है अपूर्ण विद्रोहन, ये भी बना सकते हैं,
है ना। तो रीजंस कुछ भी आ सकते हैं, और यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे कि यही आएंगे पेपर पे, पेपर में थोड़ा सा शब्द बदल सकते हैं, है ना, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निर्धनता को दूर करना है। सोशल वर्कर होने के नाते आप लोग जरा मुझे बताएंगे कि निर्धनता को कैसे दूर करेंगे आप। सर शिक्षा को बढ़ावा देकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर नए नए उद्योग सर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। देना। ओके, लघु उद्योग स्थापन करना। ओके। सर छोटे छोटे उद्योगों का उत्पादन करके बढ़ावा देना, जैसे लघु उद्योग हुए, कुटीर उद्योग हम्म आदि। सर प्रति व्यक्ति को उसकी स्किल करना, कौशल सिखाना। ओके, 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 ये भी सही सर है। जनसंख्या नियंत्रण। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये भी हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझिए, बड़ा इजी चैप्टर लग रहा है मेरे को, और आपको पता भी है। आप लोग जब बता रहे थे अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बेसिकली निर्धनता उन्मूलन के जो उपाय हैं, एक सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों को जो है गाइड भी करना चाहिए सबको, और निर्धनता दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि जो कारण हैं उसको हम दूर कर सकें। आपको बता दूं, भारत में गरीबी हटाओ आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सभी क्षेत्रों में संगठित प्रयास किए जाएंगे, तब, जी सर। है ना? तभी ये प्रयास तभी हो पाएगा। करेक्ट। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमें निर्धनता का उपाय ढूंढना है तो सबसे पहले आर्थिक विकास के लिए व्यूह रचना में परिवर्तन करना चाहिए। अब जरा बताइएगा आप लोग कैसे आर्थिक विकास की व्यूह रचना में परिवर्तन, बात को समझिएगा आप लोग। देखिए, भारत में आर्थिक विकास का जो लाभ है ज़्यादातर बड़े कृषकों और बड़े उद्योगपतियों को ही मिलता रहा है। अतः आप ये भी कह सकते हो कि आर्थिक विकास के लिए यह ज़रूरी है कि छोटे छोटे कृषि कुटीर उद्योग को भी समुचित विकास किया जाए। उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास के लिए उपाय लाए जाएं, जहां कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य पाया जा सके। तो ये थोड़े से परिवर्तन करने चाहिए। जब कोविड आया था, कोविड समाप्त होने के बाद आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा जी सर। कि सरकार जो है पैसे दे रही थी, हाँ। है ना, ऋण पे, है ना, ऋण पे दे रही थी। ऐसा नहीं कि फ्री में दे रही थी, वो लेती आपको। जो छोटे छोटे उद्योगपति थे उनको नहीं दे रही थी, बड़े बड़े उद्योगों वालों को दे रही थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास की व्यूह रचना में परिवर्तन का मतलब यही है कि छोटे लोगों को भी आगे लेके चलो, है ना। ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, उसके लिए तो नियम बनाए गए हैं भाई। देखो, कभी भी छोटे लोग या सामान्य मिडिल क्लास के लोग पैसे लेके थोड़ी भागेंगे। अब जैसे विजय माल्या हो गया, और आप लोगों ने आजकल न्यूज़ वगैरह में सुन भी रहे थे, बीच में आपने ये देखा था, घटना घटित हुई थी। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये निकल सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने LIC में क्या नाम आ रहा है उनका, LIC में भी सुना है ना आप लोगों ने, सुना ही नहीं सुना है, आडवाणी वाला सुना है सर न्यूज़ में। उसमें भी मैटर यही आ रहा है। और अभी आपने एक और देखा, सुना होगा मैटर, क्या बोलते हैं इसे, सहारा तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ना। कई लोगों के पैसे डूब गए उसमें। अब देखो, अभी तो वो गया तो नहीं भाई यहाँ से, हो सकता है अगर जिस दिन चला जाएगा तो भाई उस दिन लोग हाथ, अभी एक उम्मीद में बैठे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो ना बड़े लोगों को ही ज़्यादातर प्राथमिकता देते, छोटे लोगों को नहीं देते, या छोटे उद्योगों पर भूमिका बल नहीं देते हैं। तो कहाँ से विकास होगा? ये एक उपाय है, ये ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब जाके विकास होगा। अच्छा, दूसरी बात, साक्षरता में वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, हुआ भी, ऐसी बात नहीं है। कुछ राज्यों में चला नई शिक्षा नीति, है ना, नई शिक्षा नीति कुछ राज्यों में जो है चलाई भी गई है। तो साक्षरता में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि निर्धनता से छुटकारा अगर पाना है
तो साक्षरता के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा की प्रचलित जो पद्धति है उस पद्धति में अपेक्षाकृत सुधार की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा के में जो है विकास करना होगा। गांव में कृषि शिक्षा का विस्तार भी करना होगा ताकि निर्धनता से छुटकारा पाया जा सके, है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साक्षरता में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है निर्धनता समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पूंजी का निर्माण। जी सर। एक पॉइंट हम कह सकते हैं पूंजी का निर्माण। ठीक है, पूंजी का निर्माण में देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि करने में निर्धनता दूर की जा सकती है। अधिक पूंजी के होने से नए नए अनेक जो उद्योग होंगे वो स्थापित हो जाएंगे। बात सही है ना। अब जी इससे सर। क्या होगा, रोजगारों को जो है ना अवसर में वृद्धि यस सर। मिलेगी। उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, उसमें रोजगारों को जो है अवसर मिलेंगे और इसी के परिणाम स्वरूप निर्धनता का जो स्तर होगी वो कम होगा। तो पूंजी के निर्माण के समय जो है निर्धनता को दूर किया जा सकता है। अधिक पूंजी होने से नए नए अनेक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। अब बताइए, अपना मकान बनवाने लगेंगे पूंजी आते ही। अभी आप लोगों ने दिल्ली के सीएम के बारे में सुना होगा, जी है सर। ना। दिल्ली के सीएम 45 करोड़ में उनका मकान बना है, पता है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, जी सर। है ना। तो अब Yes, sir. बताइए, तो वही चीज़ है ना कि भाई अगर वही पैसे कुछ जगह पे लगाए जाते, ठीक है, तो भाई ठीक होता, अच्छी जगह पे होता निर्माण। और मेरा कहना ये भी, दिल्ली के सीएम का 45 करोड़ का मकान सर अभी बन रहा है, बन गया। हाँ वो रहते हैं उसमें। सेंसर का दरवाज़ा, मैंने एक फेसबुक पे न्यूज़ देखा था, किसी ने डाला था, 10 मिनट की वीडियोस थी, मैंने उस पर देखा था। ओके। तो आप भी हाँ, देख सर। लीजिएगा, उसमें आपको दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। शायद आज तक पे आ रहा था वो, है ना। अच्छा, आज हाँ, तक आज तक न्यूज़ पे आ रहा। किसी और न्यूज़ पे आता तो मैं कहता केजरीवाल भाई का कुछ सर? फेक बना रखा होगा, है ना। सर चलिए, केजरीवाल का। जी जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि की बात करता हूँ। अब देखिए, निर्धनता को दूर करने के लिए एक बेहतर उपाय ये है कि कृषि क्षेत्र में और लघु उद्योग में विशेष ध्यान देकर इन क्षेत्रों में उचित विकास किया जाए ताकि पूर्ण और आंशिक बेरोजगारी और बेरोजगारी को रोजगार मिल सके ताकि उसकी निर्धनता दूर हो जाए। तो रोजगार में वृद्धि कब होगी? जब कृषि क्षेत्र में और लघु उद्योग में विशेष ध्यान दिया जाएगा तब। कोई ध्यान ही नहीं है। 10 सीट निकालेंगे, 15 सीट निकालेंगे, 80 सीट निकाल देंगे, उसमें और भी लोगों को डाल देंगे, है ना। पेपर कैसे हो रहे कैसे नहीं, उसमें से भी 10 सवाल ऐसे आएंगे जो गलत बनाए गए रहे होते हैं, है ना। उसमें से भी 10 सवाल गलत बने होते हैं। कट ऑफ इतनी हाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं, रोजगार में वृद्धि तब होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कीमत वृद्धि का नियंत्रण करना, ये होगा कैसे? कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। अच्छा, देखिए, भारत जैसे देश में निर्धनता की प्रमुख कारण में से अगर मैं बात करूं तो एक कारण इस देश की महंगाई है भाई, है ना। यानी आप ये समझिए कि बेतहाशा बढ़ती कीमतें भी हैं यहाँ पे। तो सरकार को अपनी विभिन्न जो मौद्रिक और राजकोषीय उपाय हैं उनके द्वारा वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के इसी प्रयास से निर्धन लोगों की क्रय शक्ति भी क्या करेगी? बढ़ेगी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो सक्षम होंगे। तो इस पे नियंत्रण होना चाहिए। बीच में आप लोगों ने सुना था 100 रुपये किलो प्याज, मुझे याद है आज भी, बहुत पहले की बात है। 80 रुपये, 60 रुपये, 50 ऐसे प्याज गई थी, है ना। महंगाई थी। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग श्रम गहन तकनीकी या तकनीक का इस्तेमाल, है ना, इसका मतलब देखिए, आज के दौर में मशीनीकरण में भी अगर हम जिक्र करें तो बेतहाशा प्रयोग में कहीं ना कहीं श्रमिकों का हक छीन लिया है, लाइक कंप्यूटर, है ना। बात सही है? अरे आप लोग हो कि चले गए हो? यस सर। जी सर। जी सर। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है भाई कि कृषि और उद्योग दोनों में भी
श्रम गहन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी का स्थान श्रमिकों का जो है अधिक से अधिक उपयोग हो सके और ज़्यादा लोगों को जो है काम मिल सके, जिससे उसकी निर्धनता दूर हो सके, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो निर्धनों को आवास की सुविधा, ये बात देखो सत्य भी है। दिल्ली जैसे शहर में अगर हम बात करें, किसी के पास कोठी है तो कोई फुटपाथ पे सो रहा है ना। तो ऐसे निर्धन लोग जिसके पास रहने के लिए उनका घर ना हो, उनके लिए सरकार द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उनके लिए सरकार द्वारा अब जो आवास उपलब्ध किए गए हैं उन्हें मकान बनाने के लिए ज़मीन, आवश्यक वस्तुएं और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, है ना। तो ये निर्धनों को आवास सुविधा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो है निर्धनता कम होगी। परिवार नियोजन, देखो परिवार नियोजन पर बल देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि निर्धन वर्ग के लोगों के घरों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे परिवार पर आमदनी की बोझ ज़्यादा पड़ने लगती है। अतः इस निर्धनता को दूर करने के लिए उन्हें छोटे परिवार का महत्व समझना चाहिए। इसके लिए देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाना चाहिए, है ना। आगे अगर बात करते हैं तो अगर हम जिक्र करें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेवाओं की समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अस्पताल, पीने का पानी, सस्ते दर पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, शिक्षा, परिवार नियोजन के लिए बेहतर सुविधाएं इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद भूमि सुधार कार्यक्रम, ये क्या हो सकता है कार्यक्रम? बंजर भूमि को ठीक करना, उपजाऊ भूमि बनाना। हाँ, जैसे निर्धनता दूर करने के लिए ना कृषि सुधार कार्यक्रम चलाने चाहिए और इसके तहत कृषि योग्य भूमि, जिसे जोतों की सीमाबंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें, उपलब्ध होने वाली जो अतिरिक्त भूमि है उनके निर्धनों में जो है वितरित कर देना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ तो पट्टा बोला जाता है, आपके यहाँ जो खाली जमीन होती क्या बोला जाता है? बंजर, पट्टा ही बोला जाता सर। अच्छा, पट्टा, हमारे यहाँ भी पट्टा बोला जाता है यूपी में। तो वो जो ज़मीनें होती हैं ना, उस ज़मीनों को जो निर्धन लोग हैं उनके पास दे देना चाहिए, लेकिन उसके आसपास में या जिसका ज़मीन होती है ना, वो अपने नाम करवा लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पर जो है अनाज वगैरह उपजाना शुरू करता है, जो कि उसके पास पर्याप्त ज़मीन है। और ऐसा काम बड़े लोग ही करते हैं, जिनके पास खेतिहर लोग हैं, जो कृषि लोग हैं, वही लोग करते हैं। जो भूमिहीन है वो जा ही नहीं सकता बेचारा, उसको दबा देंगे वो, जी सर। तुम यहाँ कैसे आ गए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार यूपी में सरकार आई थी बहुजन समाज पार्टी का, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जितने बहुजन थे या अनुसूचित जनजाति के लोग थे, ये पट्टा वाली जितनी ज़मीन थी सब उनके नाम हो गई थी। जिसे नहीं डिफ़ॉल्ट पे इस समय MPPSC का अगर आप भरोगे तो डिफ़ॉल्ट पे सोशोलॉजी आ जाता है, वो डिफ़ॉल्ट ही था। जितने उस एरिया के थे उनका ऑटोमेटिक कर दिया गया वहाँ पे, है ना, कि उनकी ज़मीन हो गई। वो जाएँ, अपना तहसील होती है, तहसील में जाके कागजी कार्रवाई करके अपने नाम कर सकते हैं वो ज़मीन। ऐसा हुआ था एक बार। फिर उसके बाद वो सरकार चली गई और बशर्ते गलती उनकी ये थी वहाँ पे कि उन्होंने केवल एक ही, जैसे कि और भी जाति में जो है देखने को मिलता है, जैसे सामान्य में क्या नहीं मिलते हैं गरीब निर्धन लोग, सामान्य में भी मिल जाते हैं। OBC में नहीं मिलेंगे क्या, OBC में भी मिल जाएंगे, है ना। तो सही था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कहती थी ना वो कि पहले भाई कि सही तरीके से उसका ऑब्जर्व किया जाए, फिर जाके उसको दिया जाए दान वगैरह, अदरवाइज पता चले कि वही ले ले जिसके पास पर्याप्त धन हो, है ना। और ऐसे ही कुछ हुआ उस समय, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और क्या हो सकता है उपाय बताइए? उचित मजदूरी दर मिले, है ना, उचित मजदूरी दर का निर्धारण हो। अब सरकार के द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र में जो कार्यरत श्रमिक हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण करना चाहिए। इससे उद्योग और कृषि क्षेत्रों में कार्यरत जो श्रमिक होंगे उनकी निर्धनता भी कम होगी।
वो तो उचित होनी चाहिए, है ना। अब बताइए, एक पीजी का पर्सन भाई 12,000 में तो काम नहीं करेगा, 18,000 20,000 में तो काम तो नहीं करना चाहिए भाई। अब बेरोजगारी है तो बेचारा वो कर लेगा इतने में भी, लेकिन फिर भी अगर मिनिमम वेजेस अगर आप अगर लागू कर रखा है तो उसके आधार पे आपको प्रोवाइड कराने चाहिए। कुछ कंपनी कुछ एनजीओ में देते ही नहीं, मिनिमम वेजेस भी नहीं देते, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जॉब भी करते हैं, कई लोगों के साथ ऐसी हादसा हुआ भी होगा। सर प्राइवेट और आउटसोर्सिंग एजेंसी की तो हालत और खराब है, वो तो 2-2 मंथ लेट देते हैं, 2 मंथ। क्या सैलरी? हाँ सर। बताओ। और बल्कि देते हैं जब सैलरी, तो वो भी उसमें भी वो कुछ परसेंट ये कह के काट लेते हैं कि पीएफ काटते हैं। ऐसे नहीं, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि ऐसा होता है। पीएफ तो कट ही रहा होगा, तो पीएफ तो स्वाभाविक सत्य है मैडम। तो उसका आपको कागज मिलता होगा पीएफ का। आप पीएफ का ये वो मिलता है, एक नंबर होता है, 12 अंक का डिजिट होता है, वो नंबर नहीं सर, हमारा नहीं, जो जितनी भी आउटसोर्सिंग वो जो एजेंसियां हैं, हाँ। उनको कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे जैसे अभी बीच में। अच्छा। नहीं, अगर देखो पीएफ अगर कटता है तो उसका उसमें कोई, अगर वो बोल रहे हैं पीएफ में जाता है तो पीएफ में पैसे जाते हैं। अगर मान लो 500 आपके जा रहे हैं तो 500 कंपनी के जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके पास रहेंगे। उसको अगर पता करना है तो एक नंबर होता है, यूएनए नंबर। सर हाँ, सैलरी बहुत डिले होती है। एक यूएनए नंबर होता है। हाँ, हो सकता है भाई कोई रीजन हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये निर्धनता निवारण के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, है ना। योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक कारण से अगर बात किया जाए तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया है, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम चलाया गया है, जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई। बहुत सारी योजनाएं हैं। ये कहीं ना कहीं गरीबी, अगर इस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाभ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो समाप्त होगा। सर जी, भारत में जो अभी प्रति व्यक्ति आय है वो एट प्रेजेंट में कितनी है अभी? भारत में प्रति व्यक्ति आय इस समय कितनी है? हैं? जी सर। प्रति व्यक्ति आय, इनकम। जी सर। एक मिनट, दो 2022-23 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 1.72 लाख पहुंचने का अनुमान, लेकिन ये वार्षिक बता रहा है, सालाना, सॉरी 86 सालाना ही होती है सर, लेकिन है कितनी? 86,647 रुपये। 86,000? हाँ, 647। जी ओके सर। ये थी आपकी 2014-15 की, अब बढ़ गई है। अब कर लीजिए 1.72 लाख। 1.7। हाँ सर, है ना, ये कर लीजिए, ये सही रहेगा। ठीक है, करेक्ट रहेगा। ओके सर। तो आज के जी लिए सर। बस क्लास इतना और ये ही। क्या? अब अभी मैं क्लास सालाना? कर रहा हूँ जी। 1.7। सर ये क्या है, सालाना आय है सर? हाँ, साला ये ईयरली है, ईयरली 1.72 लाख है। ठीक है, ईयरली। ठीक है, ईयरली 7.2 लाख है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है सर, ये प्रति व्यक्ति आय है सर? जी जी जी, प्रति व्यक्ति आय है सर। अब आप सोच लो, अच्छा भारत प्रति व्यक्ति आय 2003 में क्या बताया, तो इसमें देखो कई डेटा आ रहे हैं यार। इसने बता रहा है, एक तरह वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, तो वो कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI के अकॉर्डिंग, NNI के अकॉर्डिंग लगभग 17,000 रुपये। सर लेकिन ये थी सर 72,000 रुपये 2018 के आसपास मैंने पढ़ी थी, अभी का नहीं पता सर। बता, अभी तो यही बता रहा हूँ 1.27 लाख। ये 21-22 की होगी ना सर? ये 22-23 की सर, 22-23 की है सर, जी सर। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, सर अभी क्लास है 8:30 पर। हाँ 8:30 वाली क्लास लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रुकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके।